हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो उसी क्रम में ये 22 मई 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन है। और इस सेशन में हम 22 मई 2020 से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पर डे ये पीडीएफ आपको फ्री में उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 1, जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है? कौन सी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी कर ली है? विशाल मेगा मार्ट क्या है? एक प्रकार का मॉल का चेन है। ठीक है, मॉल आपने सुने होंगे, जैसे बिग बाजार होता है, विशाल मेगा मार्ट है ना, सहारा है, इत्यादि इत्यादि। तो कौन सी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी कर ली है जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए? ऑप्शन है अमेजन, एजियो, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील। और मैं आपको बता दूं, इस सवाल का सही जवाब है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट है उसने विशाल मेगा मार्ट के साथ ज़रूरी सामानों की होम डिलीवरी के लिए समझौता किया है। अब इसमें होगा क्या बेसिकली, तो विशाल मेगा मार्ट में ज़रूरी सामान उपलब्ध है, जैसे दाल हो गया, चीनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब उन सारी चीज़ों को आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर तक मंगा सकते हो। तो दोनों ने पैक्ट कर लिया है, समझौता कर लिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप व्याख्या में। भारत में जरूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है। मैं आपको बता दूं कि जो फ्लिपकार्ट है ये पहले इंडियन कंपनी थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले इसको खरीद लिया वॉलमार्ट ने। तो अब ये वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली, इसीलिए लिखा हुआ है वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है, जिससे दिल्ली के एनसीआर, बेंगलोर और कोलकाता सहित 26 शहरों में सामान की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, अगला क्वेश्चन है नंबर 2, व्यवसायियों और व्यवसायों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? व्यवसाय और व्यवसायियों की, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन की मदद करने के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? ऑप्शन टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप या लिंक्डइन। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों फेसबुक। फेसबुक ने कोरोना महामारी के दौरान व्यापारियों की मदद करने हेतु ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, इसमें व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकानों की आईडी बना पाएंगे और फिर वहां से ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और टिकटॉक का तो कहना ही क्या, और टिकटॉक तो टिकटॉक है। और रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि टिकटॉक और यूट्यूब को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, है ना, जिसके बाद हम सभी लोगों ने देखा कि सभी भारतीयों ने मिलकर के टिकटॉक की रेटिंग को काफ़ी घटा दिया है। 1.3 के आसपास रेटिंग चली गई है, कहाँ 4.5 की रेटिंग थी, अब 1.3 रह गई, तो काफ़ी कम हो चुकी है। और टिकटॉक बहुत तक संभव है कि आने वाले टाइम पर बैन भी हो जाए, बहुत हद तक पॉसिबल है गवर्नमेंट इसको बैन कर दे। ठीक है, और शायद आपको पता ही होगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी, है ना, श्रीमती रेखा शर्मा जी, उन्होंने टिकटॉक को बैन करने की अपील की है केंद्र सरकार से। अब देखने वाली बात होगी कि बैन होता है नहीं होता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस की महामारी के बीच व्यवसायों और व्यवसायियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकान की सेवा शुरू की है, जिसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और अपनी वस्तुओं को बेच पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर, भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? ऑप्शन 5 देशों का, 10 देशों का, 15 देशों का या 20 देशों का।
और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों 10 देशों का चयन हुआ है भारत के साथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए। और इस कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? वो भारत ही होगा। भारत की ओर से कौन होंगे? भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, देख सकते हैं आप व्याख्या में। भारत सहित 10 देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है। यह 10 देश कौन कौन से, उनके नाम जान लीजिए। बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी, बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया, रूस और यूनाइटेड किंगडम यूके। ये सभी 10 लोगों का चयन हुआ है WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए, है ना। अभी रिसेंटली WHO की भूमिका पर काफ़ी सवाल उठे कि कोरोना वायरस के दौरान वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाए। बहुत सारे देशों ने यह भी आरोप लगाया कि WHO ने चाइना को बचाने का काम किया है, यानी इस पैंडेमिक को फैलाने में चाइना की सहायता की। WHO ने उनके काम पर अच्छे से निगरानी नहीं रखी। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा था कि जो अमेरिका है उसने WHO की फंडिंग तक रोक दी थी। उन्होंने कहा था हम अब इन्हें फंड नहीं करेंगे, जबकि बहुत बड़ा फंड जो है रेज करता है अमेरिका WHO के लिए, लेकिन रिसेंटली अमेरिका ने इस फंड को रोक लिया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं यहाँ पर। WHO की भूमिका पर काफ़ी सवाल उठ रहे थे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हो गया है यहाँ पर कौन? WHO। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है 21 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन: विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला दिवस या विश्व समझौता दिवस। और 21 मई को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। ध्यान रखिएगा, 21 मई को प्रतिवर्ष विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कल्चर डाइवर्सिटी डे, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं 21 मई को विश्व भर में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को विश्व भर में संवाद और विकास के लिए तथा सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। UN ने वर्ष 2019 को सहिष्णुता वर्ष घोषित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 21 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर ICC की कमेटी ने फैसला सुनाते हुए किसने गेंद को चमकाने के लिए ICC कमेटी ने फैसला सुनाते हुए किससे गेंद को चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? ठीक है, आपने अक्सर करके ये चीज नोटिस की होगी, जब भी हम क्रिकेट देखते हैं, है ना, तो क्रिकेट में क्या होता है कि खिलाड़ी जो है गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं, लार का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लार का इस्तेमाल खिलाड़ी करते हैं गेंद को चमकाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत ही कॉमन सीन है ये, है ना। लेकिन ICC ने अब ये फैसला लिया है कि गेंद को चमकाने के लिए थूक अथवा लार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ICC ने स्पष्ट कर दिया है कि अब गेंद को चमकाने के लिए थूक अथवा लार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे गेंदबाज। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि अभी चल रहा है कोरोना, और कोरोना जो फैलता है वो लार, थूक, छींकने, खांसने इत्यादि की वजह से ही फैलता है। तो कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए ICC ने परमानेंट इस बात पर बैन लगा दिया है कि कोई भी खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए लार अथवा थूक का इस्तेमाल नहीं करेगा। चलिए व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कमेटी ने फैसला देते हुए थूक से गेंद चमकाने के लिए पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। ICC ने कोरोना वायरस की वजह से यह पाबंदी लगाने की सिफारिश की है, और ठीक भी है ना। किस इंसान को क्या बीमारी है ये कोई नहीं जानता, और ऐसे में अगर आप उस गेंद के संपर्क में आओगे तो बहुत तक संभव है आप भी बीमार हो जाओ, है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हो रही है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कोरोना संकट के बाद अगर आप देखोगे, है ना, तो कोरोना संकट के बाद विद्यार्थियों पूरी तरह से दुनिया जो है बदली हुई दिखाई देगी, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर कोरोना संकट जब खत्म हो जाएगा
तो दुनिया में बहुत प्रकार के चेंजेस हमें दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि WHO ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि हो सकता है हम इस कोरोना को कभी ख़त्म ही ना कर पाएँ। हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी, जैसे हम HIV के साथ रहते हैं, जैसे TB के साथ रहते हैं, मलेरिया के साथ रहते हैं, है ना। तो ये ख़त्म तो नहीं हो सकता। अब HIV है, ख़त्म तो नहीं हो सकता, हमें बचाव करके ही इसके साथ रहना होता है। तो WHO ने भी स्पष्ट किया है कि हो सकता है ये पैंडेमिक कभी ख़त्म ही ना हो, हमें इसके साथ ही रहने की आदत डालनी होगी। तो ऐसे में जब कोरोना संकट समाप्त हो जाएगा तो दुनिया में काफ़ी सारे पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स या सांस्कृतिक चेंज हमें देखने को मिलेंगे। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचेंगे, और पॉलिटिक्स में भी हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टो में आ जाएगा स्वास्थ्य। अभी क्या है, स्वास्थ्य को लोग इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन कोरोना संकट के बाद जितने भी इलेक्शन होंगे उसमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कोरोना संकट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लोग जिंदा रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं कोरोना संकट के बाद, जिनके प्रभाव हमें अभी से देखने को मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री, इनका नाम पूछ रहा है, भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि जो कोल इंडिया है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। अब ये घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा की है केंद्रीय कोयला मंत्री ने। अब केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है, तो विद्यार्थियों वो व्यक्ति हैं श्रीमान प्रहलाद जोशी। ठीक है, श्रीमान प्रहलाद जोशी जो हैं ये केंद्रीय कोयला मंत्री हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि सरकार कोल इंडिया लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण नहीं करेगी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या है। भारत के केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की है कि सरकार कोल इंडिया का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया के जरिए 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2023-24 के लिए है, अभी के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 अरब टन कोयले का उत्पादन का टारगेट रखा है भारत सरकार ने कोल इंडिया के थ्रू। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। भैया ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अब जितने भी एग्जाम होंगे उनमें समझो ये प्रश्न रख गया, चाहे वो PCS 2020 हो, चाहे RO हो, चाहे BEO एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम, चाहे लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, मतलब ये सवाल तो पेपर में रख गया। आप इसको अभी से लिख लीजिए, ये आना ही आना है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो वो कौन है, वो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। अब इन्होंने किसका स्थान लिया है वो हम व्याख्या में पता कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन बन गए, अच्छी बात है, तो सबको पता है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर हिरोकी नकटानी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसका स्थान लिया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लिया है, जो कि जापान के हैं, और इनकी जगह अब आएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के जेबर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है, नोएडा के पास एक छोटा सा गांव है जेबर। वो खैर अब तो गांव नहीं रहेगा, वो अब तो काफ़ी डेवलप हो जाएगा, लेकिन रिसेंटली तो गांव ही था। तो नोएडा के पास जेबर नामक स्थान पर जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही थी काफ़ी लंबे समय से। ये मामला काफ़ी अटका रहा, किसानों ने पहले अड़ंगा यहाँ पर लगाया, ये कोर्ट में भी गया, और फाइनली जो है सब कुछ ठीक हो गया है। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी परमिशन दे दी है कि हाँ भैया इसका काम शुरू
किया जाए। अब प्रश्न ये है कि इसको कौन बना रहा है, किस देश की कंपनी बना रही है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी। तो मैं आपको बता दूं, जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी है स्विट्जरलैंड की। कंपनी का क्या नाम है तो हम व्याख्या में देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेबर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। कौन बना रहा है इसको, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल। ध्यान रखिएगा, जेबर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसको कौन बना रहा है, स्विस फर्म यानी स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल। ठीक है, 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें खर्चा कितना आ रहा है, 29,000 करोड़ रुपए। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तीसरा हवाई अड्डा होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जेबर एयरपोर्ट बनने के लिए तैयार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा स्टेट अपने स्टेट से गुजरने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए चरण पादुका अभियान शुरू कर रहा है। ऑप्शन है एमपी, बिहार, पंजाब या कर्नाटका। तो इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों एमपी। मध्य प्रदेश ने घोषणा की है कि हमारे स्टेट से जितने भी प्रवासी मजदूर गुजरेंगे उन सभी के लिए हम चरण पादुका यानी जूते चप्पल उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि काफ़ी हृदय विदारक जो है तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान। बेचारे जो श्रमिक हैं हमारे, वो 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर की दूरी जो है पैदल तय करने के लिए मजबूर हैं। और बहुत सारे मजदूर तो ऐसे भी हैं विद्यार्थियों जिनके पैरों में चप्पलें तक नहीं हैं, जिनके पास फुटवियर तक नहीं है, तो वो पैदल ही चले जा रहे हैं। बहुत ही जो है गंभीर स्थिति है और बिल्कुल सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना ही चाहिए। ये बहुत गंभीर अवस्था है क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी कंपनियों में, जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना खून पसीना एक करते हैं। तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है कि इस पर उनको कोई अच्छा एक्शन लेना चाहिए जिससे इन मजदूरों को सुरक्षित सकुशल उनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल एमपी ने इसके लिए शुरू किया है क्या, चरण पादुका अभियान, जिसके अंतर्गत मजदूरों को जूते चप्पल उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप देख सकते हैं व्याख्या में। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनकी समस्याओं को कम किया जा सके। ठीक है, चलिए। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। यानी वह देश का पहला बैंक कौन सा है जो वीडियो के जरिए, है ना, वीडियो के जरिए केवाईसी करवा रहा है। केवाईसी क्या है, केवाईसी है नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को, ग्राहक को जानो। ठीक है, तो केवाईसी वीडियो के जरिए करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है, तो केवाईसी वीडियो के जरिए करने वाला देश का पहला बैंक है विद्यार्थियों कोटक महिंद्रा। ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक जो है वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी व्याख्या दी हुई है। आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक ग्राहकों के लिए केवाईसी के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड देना होगा। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक है। ठीक है, तो केवाईसी हो सकेगी वीडियो के माध्यम से, और वीडियो के माध्यम से केवाईसी कराने वाला पहला बैंक है विद्यार्थियों कोटक महिंद्रा। और ये है विद्यार्थियों 22 मई 2020 से जुड़े हुए टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।